dear students, how are you all? I hope you all are fine. Students, welcome back in our next video or the second video of the chapter number first, what is democracy and why democracy. जैसा कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी क्या है यानी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, और साथ साथ हमने डेमोक्रेसी फीचर्स के बारे में पढ़ा और हर फीचर से रिलेटेड स्टोरीज़ के बारे में हमने जाना कि क्यों हमें हमारे पास ये प्रॉपर फीचर्स होने चाहिए, क्यों इन फीचर्स की नीड है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे हमारी समरी, यानी कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी एक नॉर्मल सी समरी, जिसमें हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें रूलर्स को सिटीजन्स द्वारा इलेक्ट किया जाता है, एडल्ट सिटीजन्स द्वारा। इसके साथ साथ डेमोक्रेसी के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, यानी कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, यानी कि जिनको हम इलेक्ट करेंगे वही हमारे लिए मेजर डिसीजंस लेंगे, यानी कि जिनको हमारे द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, जिनको हम अपना वोट दे रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं, वही मेजर डिसीजन लेंगे। कोई ऐसा पर्सन डिसीजन नहीं लेगा जिसको हमने अपॉइंट नहीं किया। इसके अलावा अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपकी तरफ से आ सकता है, जैसे कि प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट नहीं करते, पर स्टूडेंट प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो ऐसे में वो प्रेसिडेंट भी हमारे ही द्वारा इलेक्टेड हुए, क्योंकि हमारे द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनको इलेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे यह विरोधाभास नहीं आएगा। नेक्स्ट है, इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर। यानी इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन जो है सिटीजन्स को एक फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, एक चॉइस प्रोवाइड करते हैं, ताकि वह करंट रूलर को चेंज कर सकें। अगर करंट रूलर्स जो है लॉ के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं, कंट्री के फेवर में वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उनको बदला जा सके। ऑब्वियसली बदलना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर वो हमारे फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, फेवर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो हमारे फेवर की हम सोचें, यानी कि वो सोशल वेलफेयर का काम, यानी जैसे सोसाइटी के हर पॉइंट और सोसाइटी के हर कैटेगरी का बेनिफिट होना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिकल बेस हो, चाहे वो सोशल बेस हो, या फिर पॉलिटिकल बेस। तो हर तरीके से डेवलपमेंट ग्रोथ होना चाहिए। तो ऐसे में अगर हमारे रूलर इनके हमारे लिए अच्छे से वर्क कर रहे हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो वो रीइलेक्ट होंगे ऑब्वियसली। लेकिन अगर वह अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो ऐसे में उनको बदलने की चॉइस हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है गाइस, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑफ ऑन इक्वल बेसिस। यानी कि ये जो चॉइस है, ये जो अपॉर्चुनिटी है इलेक्शन की, हम अपने करंट रूलर को चेंज कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी हर पर्सन के पास इक्वली बेसिस पे होनी चाहिए। यानी कि इसको हम बोलेंगे वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एंड द लास्ट वन, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइसेस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। यानी कि जिस गवर्नमेंट को हमने एक्ट किया है वह बेसिक रूल्स, वह रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा फ्रेम किए गए हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करेगी और उन फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने का भी टास्क पूरा करेगी। तो इस तरीके से वह गवर्नमेंट वर्क करेगी और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ही क्यों? स्टूडेंट्स, व्हाई डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी ही क्यों, क्यों हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। कुछ ऐसे, अब देखिए, अगर कभी भी हमें चॉइस करना होता है तो चॉइस करने के लिए हमारे पास एक ही वे होता है। वो वे ये होता है कि हम जिस भी पर्टिकुलर थिंग को सेलेक्ट करना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारे सामने दुविधा होगी कि हम उसे चुने या ना चुने, यानी डेमोक्रेसी को हम सेलेक्ट करें या ना करें। तो इसके लिए हमारे पास गाइस डेमोक्रेसी नहीं, हम किसी भी टॉपिक पे यहाँ पे बात कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा टॉपिक हो सकता है जिसको हमें सेलेक्ट करना है या नहीं करना है, हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि आप उसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट को डिस्कस करें, दोनों पॉइंट के बारे में सोचें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप उसके बारे में सोच लें तो आप ये देखें कि जो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव है,
लेकिन जो नेगेटिव है क्या वो पॉजिटिव हो सकते हैं, क्या ऐसे चांसेस है जिससे हम उनको पॉजिटिव कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारे पास बेनिफिट ये होगा, अगर हमारे पॉजिटिव ज़्यादा हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम उस चॉइस की ओर बढ़ सकते हैं। और नेगेटिव जो है उनको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि आगे आने वाले समय में क्या वो पॉजिटिव हो पाएंगे, और अगर पॉजिटिव हो पाएंगे तो वो चॉइस बेटर मानी जाएगी। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए कि डेमोक्रेसी क्यों, सबसे पहले हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करते हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो डेमोक्रेसी अगेंस्ट हैं। अभी तक तो हमने इसके फीचर्स पढ़े जो कि हमें काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके अगेंस्ट में हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहला है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज होते रहते हैं, नो डाउट। यानी कि कई आपने देखा होगा, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इलेक्शन में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट बदलती रहती है। यानी कभी किसी पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो कभी किसी पार्टी की। एग्जाम्पल लेते हैं, इससे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल हम लें तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए, यहाँ पे पहले अगर मैं बात करता हूँ आपसे पहले टाइम की, तो यहाँ पे पहले बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की गवर्नमेंट थी। उसके बाद यहाँ पे एसपीआई समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। अब यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो स्टूडेंट इस तरीके से गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं। और गवर्नमेंट चेंज होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, वो रीज़न ये होता है कि अगर उस सिटीजन्स अगर गवर्नमेंट के रूल से खुश नहीं है, अगर उनको लगता है गवर्नमेंट रूल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या फिर गवर्नमेंट जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, उनके उम्मीदों पे खरी नहीं उतर रही है, तो वो डेफिनेटली अपने वोट का यूज़ करेंगे और उस करंट लीडर को चेंज करेंगे। तो ये डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट फीचर है। लेकिन इससे होता ही है कि जब लीडर बदलते रहते हैं तो इससे इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, मान लीजिए अर्लियर गवर्नमेंट द्वारा कोई प्रोविजन या कोई प्रोजेक्ट तैयार किया गया। अब जब वो प्रोजेक्ट तैयार किया गया उसके बाद ही इलेक्शन हो गए। अब इलेक्शन में सिटीजन्स का जो रेफरेंडम था वो उस करंट गवर्नमेंट जो थी उसके अगेंस्ट में चला गया। ऐसे में हुआ ये कि नई पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म करी। अब जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा जो भी प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं, हो सकता है कि नई पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे या उसको लागू ना होने दे, या फिर उसमें कोई ना कोई ऐसे फॉल्ट्स भी हो सकते हैं जो कि नई पार्टी द्वारा सामने लाए जाएं। तो ऐसे में स्टूडेंट होता क्या, इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। यानी लीडर्स का बदलना एक इंस्टेबिलिटी को क्रिएट करता है जो कि एक समस्या भी बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है गाइस, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी। यानी इसका मतलब ये हुआ गाइस कि डेमोक्रेसी जो है एक पॉलिटिकल कंपटीशन का ही एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन जाता है। यानी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज कंपटीशन करती हैं और कंपटीशन में अपनी पावर शो करने के लिए आगे बढ़ती हैं। ऐसे में यहाँ पे कोई मॉरलिटी नहीं होती, कोई मोरल, कोई नैतिकता नहीं होती। आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं कि कितनी डिबेट्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। इलेक्शन में जब भी कैंपेन्स होते हैं तो उन कैंपेन में जहाँ भी आप देखेंगे सभाएं होती हैं, पब्लिक मीटिंग होती है, वहाँ पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। और वो आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं कई बार अपने जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, उनकी ही लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। तो यहाँ पे मॉरलिटी कोई बस्ती नहीं है। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी द्वारा बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस भी की जाती हैं। इसके लिए हमारे पास एक चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि अपने जो सिटीजन्स हैं, जो अपने वोटर्स हैं, उनको मनी के बेस पे उनसे वोट की डिमांड करना या उनको कुछ फेवर करके उनसे वोट की डिमांड करना। यानी ओवरऑल हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ इट्स ऑल अबाउट द पावर प्ले। तो यहाँ पे ये एक डेमोक्रेसी में थोड़ी प्रॉब्लम देखी गई है कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बन जाता है जिसकी वजह से मॉरलिटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। जैसा कि आप जानते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, अब यहाँ पे देखिए दो फॉर्मेशन बनेंगे, एक तो होगा रूलिंग पार्टी और एक होगी अपोजिशन पार्टी। यानी जब भी यहाँ पे कोई भी लॉ बनाया जाएगा या कुछ भी यहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे, वो डिसीजन सबके कंसेंट से ही बनेंगे। यानी अगर मान लीजिए कोई बिल लेकर के आना है लोकसभा में एग्जाम्पल के तौर पे, तो वहाँ पे जब बिल लाया जाएगा तो उस बिल को, यानी उस बिल का लॉ बनने से पहले वहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर को अपनाया जाएगा। इस प्रोसीजर के दौरान जो वहाँ पे रूलिंग पार्टी है, पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, कंसल्ट किया जाएगा। अब आप जब सबसे कंसल्ट करते हैं तो डेफिनेटली इट्स लीड्स टू डिले, इसमें टाइम लगता है, समय लगता है। तो इसलिए कई बार डिसीजन जो है लेट हो जाते हैं और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल
इट लीड्स टू बैड डिसीजन। कई बार इलेक्टेड लीडर्स को पता ही नहीं होता कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, यानी उनको इस बारे में जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे में जो उनके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं वो आगे जाके बहुत बैड यानी बहुत बुरे पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सिटीजन्स के अकॉर्डिंग उनका वर्क नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं था कि सिटीजन्स का बेस्ट इंटरेस्ट क्या था। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी में करप्शन होता है स्टूडेंट्स, और डेफिनेटली हम जानते हैं, इसके लिए अब हमारे पास चैप्टर भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किस तरह के करप्शन वहाँ पे किए जाते हैं। अपने वोटर्स को मनी प्रोवाइड करना, इवन मिस लीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कई बार ऐसे वादे ऐसे प्रोमिस कर देना जो कि संभव ही नहीं है। तो इस तरीके के, और अपार्ट फ्रॉम देयर करप्शन को देखा जाए तो अपने इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारे उनके द्वारा नेगेटिव प्लान्स बनाए जाते हैं और जो करप्शन को आगे आके बढ़ावा देते हैं। आपने इसके अलावा अगर मैं और आपको बताना चाहूँ तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपने कई बार सुना भी होगा कि बहुत सारे मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कोई रिच फैमिली को फेवर करने के लिए उनसे मनी डिमांड करते हैं, उनका जो भी कोई वर्क होता है उसको पूरा करवा देते हैं। बाकी एक जो आम सिटीजन होता है वो ऑफिस के चक्कर ही लगाता रह जाता है और उसका टास्क पूरा नहीं हो पाता। ये भी एक समस्या है जो देखी गई है डेमोक्रेसी के अंदर। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। इस पॉइंट को अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसका एक सबसे अच्छा और सिंपल एग्जांपल जो होगा वो ये होगा कि हमारे इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया में जो इलेक्शन है, इलेक्शन में जो मेजॉरिटी अगर हम देखते हैं जो वोट कास्ट करती है वो पुअर यानी कि गरीब तबके से आती है, यानी पुअर पीपल से सबसे ज़्यादा बिलोंग करते हैं। सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्ट वही करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पास जो राइट टू वोट है हमें उसका अच्छे से यूज़ करना चाहिए, लेकिन जिस दिन वोट होता है, जैसे हम जानते हैं कि जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन हॉलीडे डिक्लेयर होता है, और ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हॉलीडे है तो अपने घर पे रहते हैं, क्या करेंगे वोट कास्ट करके, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि हमें ये राइट टू वोट दिया गया है। ये राइट टू वोट से हम अपने लिए एक गवर्नमेंट इलेक्ट कर रहे हैं जो इस कंट्री को रूल करेगी, तो हमें अपने इस राइट टू वोट का अच्छे से यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर एक एजुकेटेड पर्सन घर पे रहेगा, वो अपना वोट कास्ट नहीं करेगा, तो ऐसे में जो पुअर पीपल हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे। अब वोट कास्ट जब वो करते हैं तो एक्चुअली में हम ये कह सकते हैं कि उनमें लिटरेसी रेट ज़्यादा ना होने की वजह से उनको पता नहीं होता उनके लिए सही क्या है, और जब उनको पता नहीं होगा सही क्या है तो जाहिर सी बात है जो उनको पॉलिटिकल पार्टी लुभावने वादे, यानी जो भी उनको एनकरेज करने के लिए, उनको उनके वोट्स की डिमांड के लिए ऐसे वादे करेंगे उनसे जो कि शायद आगे आगे पूरे होने भी नहीं वाले। और ऐसे वादों के को देखते हुए, ऐसे प्रोमिस को देखते हुए पुअर पीपल अपना वोट कास्ट कर देंगे, और बाद में होगा ये कि वह वोट जो होगा, जो डिसीजन उन्होंने लिया होगा वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो जो डिसीजन था वो उनको पता नहीं था कि वो डिसीजन वो जो ले रहे हैं वो उनके लिए सही है या गलत है। ऐसे में बाद में एक पर्सन मॉर्निंग में अपना न्यूज़पेपर पढ़ेगा और कहेगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने देश को बर्बाद कर दिया, जबकि एक्चुअली वो खुद भी अपना वोट कास्ट करने नहीं गया था। जब उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही निभाया और फिर वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने या पॉलिटिकल पार्टी ने देश बर्बाद कर दिया, तो आपको उस समय वोट कास्ट करना चाहिए था, क्योंकि जिस पर्सन ने वोट कास्ट किया था उसने सिर्फ प्रोमिस को देख के वोट कास्ट किया था, उसको पता नहीं था कि वो प्रोमिस पूरी होंगी भी या नहीं होंगी। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्टूडेंट्स, अभी हमने आर्ग्यूमेंट्स पढ़े थे अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, तो क्या कुछ और आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं डेमोक्रेसी अगेंस्ट? हाँ, हो सकते हैं। जैसे कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी एक कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है जो हर प्रॉब्लम के लिए हो। और हम ये कह सकते हैं जैसे कि ये उम्मीद की जाती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पॉवर्टी खत्म कर देगी, जबकि अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो ऐसा तो नहीं हुआ अभी तक कि डेमोक्रेसी द्वारा पूरी पॉवर्टी को खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, जो भी डिसीजन लेगी वो हमेशा सही ही होंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग से गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, तो ऐसे में डिसीजन सही होगा। ये ज़रूरी नहीं, डिसीजन डिले हो ही जाता है, जैसा भी हमने पॉइंट में ही पढ़ा था कि डिसीजन डिले हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे कंसल्ट करना पड़ता है, लीडर्स बदलते रहते हैं, इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। तो ये सारे जो आर्गुमेंट थे अगेंस्ट में, इसको हमने जब देखा तो हमको लगा कि डेमोक्रेसी शायद सही नहीं है, लेकिन
मैंने जैसे आपसे कहा था कि हमें पॉजिटिव पॉइंट के बारे में भी सोचना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि आपको बताएंगे कि डेमोक्रेसी ज़रूरी क्यों हो जाती है। देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बेटर गवर्नमेंट होती है क्योंकि ये एक अकाउंटेबल फॉर्म की गवर्नमेंट होती है। अकाउंटेबल का मतलब होता है बेटा जवाबदेह, यानी जो हमें यानी सिटीजन्स के लिए जवाबदेह है। हम गवर्नमेंट को क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और उनको जवाब देना होगा, बिकॉज दे आर अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हमने उनको इलेक्ट किया है, उनको हमें जवाब देना पड़ेगा। अगर वो हमारे फेवर में कोई टास्क नहीं कर रहे हैं या वो ऐसा लॉ बना रहे हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे जा करके, जो हमारे कंट्री के लिए सही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्टोरी है आपके लिए जो कि हमारे नेबर कंट्री चाइना से बिलोंग करती है, जो आपको इस पॉइंट को समझाने में हेल्प भी करेगी। स्टूडेंट, चाइना में 1958 से 61 के ड्यूरेशन में फेमाइन आया था। फेमाइन एक वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन था वर्ल्ड का, यानी वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वर्स्ट फेमाइन माना जाता है, जिसमें 3 करोड़ पीपल की डेथ हो गई थी इस फेमाइन में। इस फेमाइन का इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ा, लेकिन इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन जबकि चाइना से अच्छी नहीं है, पर फिर भी इंडिया पे इस फेमाइन का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा जैसा कि चाइना में पड़ा। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण जो था वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर के था। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबल है अपने सिटीजन्स के लिए। वो गवर्नमेंट जानती है कि फूड की स्केर्सिटी क्या क्या नीड है, यानी फूड की जो स्केर्सिटी है उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है, तो और उसके लिए वो काम करती है। जैसे इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ रिच के लिए काम नहीं करेगी, वो पुअर के लिए भी काम करती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, राशन शॉप में 2 रुपीज़ के जी वीट, 3 रुपीज़ के जी राइस प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो फूड होता ये जो ग्रेन्स होते हैं, इन ग्रेन्स को एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बेस पर जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा परचेज किया जाता है, बफर स्टॉक में रखा जाता है और राशन शॉप यानी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से लोगों तक, गरीब लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो चाइना की गवर्नमेंट जो है वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ के सिटीजन्स की कंडीशन क्या होने वाली है। तो ऐसे में चाइना जो है वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है, कोई मल्टी पार्टी इलेक्शन तो है नहीं, कोई अपोजिशन वहाँ पे थी नहीं जो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर पाए। इंडिया में तो अपोजिशन होती है और अपोजिशन का इंपॉर्टेंट रोल भी होता है क्योंकि वह रूल को फॉर्म करने में बहुत बड़ी हेल्प निभाती है। तो ऐसे में इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री था जिसकी वजह से यहाँ पे इस फेमाइन का इम्पैक्ट नहीं पड़ा और चाइना में 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। तो यहाँ पे गाइस एक पॉइंट हमारे लिए निकल के आता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो बेटर गवर्नमेंट होती है क्योंकि ये मोर अकाउंटेबल है, ये अपने सिटीजन के लिए जवाबदेह है। तो ऐसे में इंडिया की गवर्नमेंट द्वारा उस समय डिसीजन जो लिए गए थे अपने पुअर पीपल की सेफ्टी के लिए, उन्होंने डिसीजन ने अपना रोल निभाया और उस डिसीजन की वजह से ही हमारे यहाँ पे इस फेमाइन का इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स होना, डिफरेंसेस होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी का व्यू एक जैसा नहीं हो सकता, हर पर्सन का अपना व्यू होता है। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन कॉन्फ्लिक्ट को, उन डिफरेंसेस को डील करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह हमें हमारी लाइफ के अंदर भी रखना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारे व्यूज़ हमेशा दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग ऐसा ज़रूरी नहीं, या दूसरे पर्सन के व्यूज़ हमारे जैसे हों ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन यहाँ पे हम डील कर सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, अगर यहाँ पे किसी तरह के डिफरेंसेस आते हैं, किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, तो ऐसे में उन कॉन्फ्लिक्ट को आराम से, यानी कि हम कह सकते हैं कि बातें करके सुलझाया जाता है, ना कि इसके लिए कोई बहुत फाइट की जाती है। यानी मान लीजिए अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे बेटर वे होता है वो होता है हम उसको बात करके सॉल्व करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं, हम डिस्कशन करके एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और उस कंक्लूजन को जो 2 पर्सन है या 2 पार्टी हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं अलग अलग, वो एग्री कर जाते हैं। तो ऐसे में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो, जैसा हम जानते हैं, पावरफुल होते हैं, वो अपने टर्म्स डिक्टेट करते हैं, अदर्स उनको एक्सेप्ट करें या ना करें ये भी कंडीशन बन जाती है। तो इन सब में होता क्या है, रिसेंटमेंट और अनहैप्पीनेस
बढ़ती है। लेकिन इसके और ऐसे ग्रुप आगे लंबे समय तक एक साथ रहें ऐसा ज़रूरी भी नहीं। तो इसके लिए सबसे बेटर क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक पीसफुल सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो एक पीसफुल सॉल्यूशन है। पर हाँ, ये एक कोई परमानेंट विनर नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं कि कन्फ्लिक्ट खत्म ही हो जाएंगे और कभी नहीं हो सकते हैं, पर डेमोक्रेसी हर बार जो है उसको खत्म करेगा और उस डिस्प्यूट को पीसफुली सॉल्व करेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट, डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। डेफिनेटली डेमोक्रेसी अपने सिटीजन्स की डिग्निटी को एनहांस करता है, क्योंकि जैसा अभी तक हमने पढ़ा, डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्विटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे राइट टू वोट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, ये पॉलिटिकल इक्विटी है। तो यहाँ ये माना जाता है कि चाहे वो पर्सन पुअरेस्ट हो, रिचेस्ट हो, लीस्ट एजुकेटेड हो, सबका स्टेटस सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है, जो सिटीजन है, वह इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वह खुद अपने आप में रूलर है और वो अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे सिटीजन की डिग्निटी सबसे ज़्यादा इम्प्रूव होती है। अब हम बढ़ते हैं फाइनल पॉइंट की ओर, डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। डेमोक्रेसी अलाउ करती है कि हम अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकें। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारे पास क्या है कि मान लीजिए आपने किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट किया और वह कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है। तो ऐसे में हमारे पास राइट टू वोट है। नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होंगे, हम उस पार्टी को गवर्नमेंट से आउट कर देंगे, क्योंकि हमें लगा कि वह गवर्नमेंट जो है हमारे लिए बेटर नहीं है। तो यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपनी मिस्टेक को हम करेक्ट कर सकते हैं। इसको अब दूसरे तरीके से समझते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को अगर रूलिंग में रहना है, अपने गवर्नमेंट को बनाए रखना है, तो ऐसे में उनको सिटीजन्स के फेवर में काम करना होगा। तब उनको सिटीजन्स के फेवर में काम करना होगा। तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उनको समझना होगा कि लोगों का सपोर्ट उनके साथ है या नहीं है। सिटीजन्स का सपोर्ट अगर नहीं है तो ऐसे लॉ, ऐसे डिसीजंस को उनको तुरंत ही हटा देना होगा, या उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके, जिससे कि वह सिटीजन्स के फेवर में हो जाए और सिटीजन्स के लिए अच्छा रहे। तो ऐसे और देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा रहे। तो ऐसे में यहाँ पर अगर कोई ऐसी मिस्टेक होती है तो उसे करेक्ट किया जा सकता है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें बताता है कि डेमोक्रेसी क्यों सबसे बेटर है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ अवर चैप्टर, और ये लास्ट टॉपिक भी हमारे चैप्टर का। यहाँ पे हमें बताया गया है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब हम थोड़ा इसको और लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इससे हमें और क्लियर हो जाएगा। अभी तक हमें ये तो क्लियर हो चुका है कि डेमोक्रेसी बेटर क्यों है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, डेमोक्रेसी अभी तक हमारे सामने सबसे पॉजिटिव बन करके उभर के आई है। तो ऐसे में इस पॉइंट से हमें डिस्कस करना है यहाँ पे हमें कि क्यों डेमोक्रेसी ही बेटर रहती है। तो देखिए, द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन अवर टाइम इज दैट of a representative democracy where majority is allowed to take decision on the behalf of all people। यानी डेमोक्रेसी के अंदर हमारे द्वारा जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाती है, और वो जो मेजॉरिटी है उनको अलाउ किया जाता है कि वह डिसीजंस लें किसके बिहाफ में? सिटीजन्स के बिहाफ में, सिटीजन्स की तरफ से डिसीजन लें। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए लॉ बनाना है, एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, और हमें सबसे डिस्कस करना पड़े, तो स्टूडेंट्स क्या हम सब एक साथ बैठ के डिस्कशन कर पाएंगे? क्या हम डिस्कशन कर सकते हैं? अगर पूरा इंडिया डिस्कशन करने लगे किसी एक पर्टिकुलर मान लीजिए लॉ के ऊपर, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि सबके सब एक साथ बैठ के लॉ बना पाए? नॉट एट ऑल। तो ऐसे में हमारे लिए क्या होते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारे लिए रूल बनाएंगे। तो द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल यानी जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो सब सिटीजन्स, ज़्यादा सिटीजन्स, मेजॉरिटी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है, वह अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको उन्होंने इलेक्ट किया है उससे रूल करेंगे, यानी कि उनके थ्रू रूल करेंगे। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा लिया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। Next, a democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by that decision। यानी डेमोक्रेटिक डिसीजन जो है वह कैसे बनेगा? कंसल्टेशन से बनता है, कंसेंट से बनता है। वो उस कंसेंट से बनता है
कि उसका इफेक्ट किस किस पे पड़ने वाला है। तो जिन पे उनका इफेक्ट पड़ने वाला है तो उनके द्वारा ये देखा जाता है कि ये जो डिसीजन दिए जा रहे हैं ये प्रॉपर है या नहीं है, या ये सिटीजन्स के फेवर में रहेगा या नहीं रहेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, डेमोक्रेसी इज अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो लाइफ में हमारे अप्लाई होता है, नो डाउट, और ये पॉजिटिव भी है। इट मीन्स डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। यानी डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट में, फैमिली में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जा सकता है, और ये बेटर होगा क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी को फेवर ज़्यादा किया जाएगा। ऐसे में जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे वो इलेक्टेड होंगे, और इलेक्टेड होंगे तो उनके पास प्रॉपर सपोर्ट होगा। तो इसलिए डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म मानी जाती है। स्टूडेंट्स, ये कहना कि कोई भी कंट्री परफेक्ट डेमोक्रेटिक है सही नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ तभी इम्प्रूव हो सकती है जब उसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन हो, यानी लोगों का पूरा पूरा पार्टिसिपेशन हो। तभी डेमोक्रेसी को एक अच्छी गवर्नमेंट के तौर पे फॉर्म किया जा सकता है। अदरवाइज ये कहना कि डेमोक्रेसी हमेशा सही बनी रहेगी, ये गलत होगा, क्योंकि अगर सिटीजन का पार्टिसिपेशन नहीं है तो ऐसे में डेमोक्रेसी वीक होती जाएगी, और जब वो वीक होती जाएगी तो हम कह सकते हैं कि वह अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में इस चैप्टर से हम बस इतना समझ पाए अब तक, जो हमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ है वो हुआ है कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का डिफरेंस क्या होता है, डेमोक्रेसी ज़रूरी क्यों होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डेमोक्रेसी ही एक बेटर वे है जिससे सिटीजन्स डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और उन ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बेस्ट फॉर्म की गवर्नमेंट है, और ये गवर्नमेंट इसलिए भी बेस्ट फॉर्म की है क्योंकि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा रूल होती है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको सिटीजन्स द्वारा अपॉइंट इलेक्ट किया जाता है। तो ऐसे में डेमोक्रेसी हमारे लिए बेस्ट फॉर्म की गवर्नमेंट है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जितने भी स्लाइड्स आपको दी गई हैं, इन स्लाइड्स को आप अपने नोटबुक में राइट डाउन करेंगे और इनको याद करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है दैट व्हाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड हाउ कैन वी से दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बेस्ट फॉर्म गवर्नमेंट होती है, इसको डिफाइन करें। तो इसके लिए जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे, फीचर्स, वो इसके पॉइंट हैं। आर्ग्यूमेंट्स आपको पता होने चाहिए इन फेवर और अगेंस्ट। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक स्टोरीज जो उसमें हमने पढ़ी अभी, चाहे वो चाइना के बारे में थी या पाकिस्तान के बारे में थी, जिन्होंने एक एक पॉइंट को क्लियर किया, उन स्टोरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके फॉर्म किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, Students, this is all about the chapter what is democracy and why democracy. In this chapter, we come to know about what is democracy, features of democracy, as well as arguments or favor of democracy. Overall, now we can say that democracy is necessary for each and every citizen, and it is a matter of pride for us that we are a part of a democratic country. So students, your homework is you have to write down all the slides in your notebook and learn it as well. So this is all about this video. If you like the video, hit like button, and if you have any doubt, so just mention it in the comment section. Thank you for watching this video.